जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग के चैनल से आज दूसरा वीडियो जा रहा है आप लोग के समक्ष, और आज हम लोग मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे त्रिकोणमिति से। यानी ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, वो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का चैप्टर है क्लास 10th के एग्जाम को देखते हुए। तो और ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो बिल्कुल नया भी चैप्टर है, जिसके बारे में बच्चे जो हैं बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। यानी ये नया वर्ड मिलेगा, नया चैप्टर मिलेगा, इसीलिए हमने इस चैप्टर को टारगेट किया है कि पहले हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करेंगे ताकि हम लोग आराम से इसको सीख सके और इसको अच्छे ढंग से कवर करें, ताकि जो मैक्सिमम नंबर के अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो हम लोग एग्जाम में भी वहां पे कवर कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या होता है उसको पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति जो है उसको हम लोग को पढ़ने की जरूरत क्यों है और इसका क्या क्या फायदे हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज पहले समझते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो त्रिकोणमिति है ये जो है ये ग्रीक के 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा त्रिकोणमिति शब्द है ये ग्रीक शब्द के 3 गो शब्द है। ग्रीक का 3 शब्द है, उससे ये मिलके बना है। पहला जो होता है ग्रीक का एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं गोनिया, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रॉन। ये 3 वर्ड है ग्रीक का, याद रखिएगा। पहला जो वर्ड है वो हमारा है ट्राई, दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं गोनिया, और तीसरा जो है वो क्या है मैट्रॉन। इस 3 वर्ड से मिलके हमारा बना है त्रिकोणमिति। पहला जो वर्ड होता है ट्राई, इसका मतलब होता है 3। दूसरे वर्ड का मतलब होता है कोण, और तीसरा जो वर्ड है इसका मतलब होता है माप। यानी हम लोग को इस चैप्टर में इस शब्द से पता चला कि 3 कोण की माप, यानी हम लोग इसमें त्रिकोणमिति में 3 कोणों की माप से संबंधित हम लोग को अध्ययन करना है। और आपको पहले से पता है कि जो त्रिभुज होता है उसमें 3 कोण होते हैं। सब आप जानते भी होंगे, आप लोग 7th से और 8th क्लास में ही आप पढ़े हैं कि जो त्रिभुज होता है उसमें कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं। जैसे यहाँ पे ए लिख दें, यहाँ पे बी लिख दें और यहाँ पे सी लिखें, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक कोण ए होता है, कोण बी होता है और कोण सी। यानी यहाँ पे त्रिभुज में कोणों की जो संख्या होती है 3 होती है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि जो त्रिकोणमिति होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। यानी 3 कोणों की माप से संबंधित हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। पर फिर से समझिएगा, हमने कहा त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है, एक ट्राई, गोनिया और मैट्रोन। पहला जो है ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण, और मैट्रोन का मतलब होता है माप। यानी 3 कोणों की माप। और ये 3 कोण जो होते हैं कहाँ पे हमको मिलते हैं, त्रिभुज में। और आपको पता है कि त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो हम इसको कह सकते हैं 3 कोणों की माप, या ये भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप, यानी हम लोग इसको दोनों वर्ड से क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं कि 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ने वाले हैं, या त्रिभुज की जो माप है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो आपको और सारा जानकारी जो होगा हम आगे बताते हैं कि त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उससे डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि ये चलिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की माप या त्रिभुज की माप, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और जरूरत पड़ी तो सबसे पहले इस त्रिकोणमिति शब्द जो है या इसका उपयोग जो था वो कहाँ के लोगों ने शुरू किया। तो जरा सोचिए कि अगर हम नदी के एक किनारे पर खड़े हो और नदी के दूसरे किनारे पर कोई पेड़ हो और उस पेड़ की लंबाई को हमको मापना हो और हमको नदी पार भी नहीं करना है, तो कैसे उस जो पेड़ है उसकी लंबाई को माप सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसकी सहारा लेते हैं, त्रिकोणमिति का सहारा लेते हैं। क्योंकि वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए समझिए कि मान लीजिए कि हमारा नदी हो गया, यहाँ पे वो पेड़ क्या है, खड़ा है,
और इस छोर पे हम खड़े हैं। तो हमको जब मापना होगा तो यहां से क्या करेंगे, यहां से आधार खींचेंगे और यहां से क्या करेंगे, इसको लंब मान के कर्ण खींचेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, त्रिभुज की रचना हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये पेड़ हो गया, ये नदी की लंबाई हो गई, और यहां से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, और जब मिलाते हैं तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बनावट मिलती है। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसे पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहले के जो जमाने की अगर बात करें, यानी जब त्रिकोणमिति का प्रयोग होता था, तो उस समय के लोग जो होते थे, त्रिकोणमिति का प्रयोग सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये यानी खगोलीय जो दूरी थी उसको ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, अगर अतीत की बात करें यानी काफी पुराने समय में, तो पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे वो लोग क्या करते थे, यानी जो सूर्य, चंद्रमा या खगोल कहिए, या एक तरह से समझिए कि ग्रहों की जो दूरी थी उन सबको ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। सबसे पहले अगर कोई पूछ दे कि त्रिकोणमिति जो है वो सर्वप्रथम कहां के लोगों ने इसका प्रयोग किया, तो याद रखिएगा सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन, दो नाम याद रखिएगा, दो नाम आप लोग याद रखिएगा, एक मिस्र और दूसरा बेबीलोन। ये दो जगह है जहां पे सबसे पहले यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने त्रिकोणमिति का प्रयोग किया था। यानी सबसे पहले त्रिकोणमिति का ज्ञान किनको था, तो याद रखिएगा मिस्र और बेबीलोन के जो लोग थे उनको त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम था। तो इतना चीज हम लोग थोड़ा समझे, एक बार फिर से समझिएगा। त्रिकोणमिति हमने बताया, त्रिकोणमिति का हमने बताया कि ट्राई, गुणिया और मेट्रोन से बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है तीन कोण की माप, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं त्रिभुज की माप, क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। फिर हमने बताया कि जो त्रिकोणमिति होता है इसका पहले जमाने में यानी अतीत में जो प्रयोग होता था वो खगोल शास्त्री करते थे। सूर्य, चंद्रमा या ग्रहों की जो दूरी होती थी उसको ज्ञात करने के लिए वो लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। लेकिन हमने कहा कि सबसे पहले कहां के जो निवासी थे उनको त्रिकोणमिति का ज्ञान हुआ, तो सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के जो रहने वाले थे, निवासी थे, उनको त्रिकोणमिति का ज्ञान प्राप्त था। हम लोग कुल मिला के ये जान गए हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में त्रिभुज से संबंधित हम लोग को पढ़ना है। यानी त्रिभुज जो होगा उसी से रिलेटेड करके हम लोग पढ़ेंगे कैसे उनकी भुजाओं के बीच की रेशियो निकाली जाती है, यानी अनुपात निकाला जाता है। उन सारी चीज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा एक वर्ड आया त्रिभुज, तो थोड़ा त्रिभुज को जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है और इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो देखिए हम बताने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में। जो त्रिभुज होता है उसके बारे में जरा समझिएगा। त्रिभुज को आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हम लोग जब अध्ययन करना होता है तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक हम लोग आधार लेते हैं भुजा का, यानी भुजा के आधार पर, और दूसरे पार्ट में हम लोग इसको बांटते हैं कोण के आधार पे। त्रिभुज का जब अध्ययन करना होता है तो हम लोग इसको कितने भागों में बांटते हैं, पहले दो भाग में बांटते हैं, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले समझिएगा, अगर भुजा के आधार पर बात की जाए तो आप लोग पढ़े होंगे समबाहु त्रिभुज, दूसरा आप लोग पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा जो हमारा प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यानी हम लोग भुजा के आधार पर, यानी उसका भुजा का मतलब होता है साइड, जैसे कहने का मतलब होता है ये, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे त्रिभुज की रचना करते हैं तो ये उसकी क्या है, भुजा कहलाती है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटे हमने, तीन भाग में बांटा। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। जरा समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो याद रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ध्यान समझिएगा,
समबाहु का मतलब, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब सीधे सीधे समझिए बराबर, यानी जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो, यानी तीनों भुजा अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जरा समझिएगा, एक एग्जांपल हम देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना दें, यहाँ ए बी और सी। अगर हम यहाँ पे कहें ए बी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के, और BC जो है वो बराबर हो जाए किसके, AC के, यानी यहाँ पे तीनों भुजा अगर बराबर है तो हम इसको कहेंगे कौन सा त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन हम कहें कि AB जो है वो बराबर है BC के, लेकिन BC डज नॉट इक्वल टू AC, तो हम इसको कहेंगे कि चूंकि इसमें दो ही भुजा आपस में बराबर है तो इसका मतलब सीधे सीधे हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन अगर तीनों भुजा क्या हो जाए कि एक दूसरे से अलग हो तो हम इसको कहते हैं कौन सा त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो याद रखिएगा, भुजा के आधार पर हमने कितने भाग में बांटा त्रिभुज को, तीन, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। ऐसे ही हम लोग क्या होता है कि कोण का जो आधार होता है, कोण का आधार लेकर त्रिभुज को भी हम लोग बांट देते हैं। कोण के आधार पे हम लोग सबसे पहले बांटते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, पहला जो होता है उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो होता है वो हमारा हो जाता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा जो हमारा त्रिभुज मिलता है वो हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। यानी याद रखिएगा, कोण के आधार पर हम लोग त्रिभुज को भी तीन भाग में बांट दिए। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब जरा समझिए इस तीनों का त्रिभुज का मतलब क्या हुआ। तो वैसा त्रिभुज, सबसे पहले इसको डिफाइन कर रहे हैं, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, ये तो आप लोग अच्छी तरह से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है हमारा बारी किसका, अधिक कोण त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। या फिर से सुनिए, न्यून कोण त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब देखिए उसके बारे में हम लोग और डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का जो इस चैप्टर में पढ़ना है, ज्यादातर हम लोग फोकस जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। याद रखिएगा, हम लोग का जो मेनली हम लोग को ध्यान देना है वो ध्यान देना है किस पर, समकोण जो त्रिभुज होता है उस पर पढ़ना है। तो ये चीज आप लोग देख समझ गए। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आपको बताते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहला अब हम लोग का जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। तो देखिए इसको साफ करते हैं फिर बताते हैं, एक सेकेंड। चलिए हम लोग को जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना चाहिए। वैसे आप लोग को ये मालूम भी होगा
कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उसका योग जो होता है वो कितना डिग्री होता है, तो वो आपको पता भी होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो ये सब चीज होगा वो आगे त्रिभुज जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और इस पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हम लोग आते हैं किस पर, तो समकोण त्रिभुज पर, कि भाई समकोण त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में। तो हमने पहले ही कहा कि इसका एक कोण जो मिलेगा वो कितना डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। तो जरा समझिए कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा ए, यहाँ रख दिए बी और यहाँ पे रख दिए सी। यहाँ पे जो कोण बना है ये हमारा है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। यानी ये त्रिभुज जो है हमारा कहलाएगा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जरा समझिएगा समकोण जो त्रिभुज है इसके बारे में। अच्छा, कोण का अगर नाम लिखने के लिए आपको बता दें तो भी जरा सीखिएगा। अगर सी को लिखना है तो आप जनरली ऐसे लिख सकते हैं, कोण सी बराबर 90 डिग्री, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए सी बी, यानी कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आपके दिमाग में आएगा सर तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण बी सी ए बराबर 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, अल्फाबेट के अनुसार हम लोग को सजाना ज्यादा जरूरी रहता है, इसीलिए इसको उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है। आप कैसे लिखिएगा, तो अल्फाबेट के अनुसार ही लिखिएगा, ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें हमने बता दिया कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी जो तीन भुजाएं होती हैं उन तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जो ये तिरछा जो लाइन गया रहता है, तिरछी भुजा जो जाई जाती है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं इसको, कर्ण कहते हैं। नीचे जो बचता है इसको हम लोग जनरली आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको क्या कहते हैं, आधार। और एक जो भुजा बच जाती है इसको हम लोग कहते हैं लंब। यानी हम लोग समकोण त्रिभुज में जब पढ़ रहे हैं तो इसके भुजाओं को हमने अलग अलग नाम दिया, एक का नाम कर्ण, एक का नाम आधार और एक का नाम लंब। चलिए इसको अलग अलग हम जरा लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे लिए ए बी जो है वो हमारा कौन सी भुजा है, कर्ण है। फिर हमारा यहाँ से देखिएगा जो बीसी है वो हमारा क्या है, आधार है। और ए से लेकर सी तक यानी जो एसी है वो हमारा क्या है, लंब है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन भुजा को हमने लिख दिया, कर्ण, आधार और लंब। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है वो याद रखिएगा कि जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि अगर समकोण त्रिभुज की कहीं रचना हुई है तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो जब होगा तो कौन होगा, कर्ण होगा। अब इसमें लंब और आधार ये जो होगा ये बदलते रहता है। ये जब हम आगे आपको और थोड़ा सा एक क्लास जब लेंगे त्रिकोणमिति में तो वहां हम समझाएंगे आपको कि कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। कभी ये आधार हो जाएगा तो कभी ये लंब होगा, लेकिन अभी उतना नहीं जानिए, जब हम आगे क्लास लेंगे तो वहां पे आपको डिस्कस करेंगे और वो बताएंगे। लेकिन यहाँ इतना आप जरूर रखना है कि जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कौन सी भुजा होती है, कर्ण। एक जो भुजा होता है उसको कहते हैं आधार और एक जो होता है वो क्या होता है, लंब। अगर इंग्लिश वर्ड में अगर बात करें तो देखिए हम उसको संकेत से लिख देते हैं कि किसको किससे डिनोट किया जाता है। जो H होता है उससे हम लोग कर्ण को डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं और लंब को P से डिनोट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, कर्ण को H से, आधार को B से और लंब को P से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये तो था थोड़ा बहुत जानकारी किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, कि जो इनकी भुजाएं होती हैं उनका क्या क्या नाम होता है। तो हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। फिर हमने कहा कि जो नीचे हम लोग आधार मानते हैं, बेस मानते हैं, यानी नीचे वाला जो होता है लाइन उसको हमने कह दिया कि आधार है, और जो ऊपर की ओर लंबवत गया है उसको हमने कहा कि क्या होता है, लंब होता है। फिर हमने बताया कि जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको H से डिनोट करते हैं। जो आधार होता है उसको B से डिनोट करते हैं और जो लंब होता है उसको P से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके आगे अब हम लोगों को क्या करना है कि यही इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है तो पाइथागोरस परिमेय के बारे में। पाइथागोरस परिमेय थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे पाइथागोरस परिमेय के बारे में, लेकिन हम आपको बताते हैं एकदम जीरो से कि भाई पाइथागोरस परिमेय होता क्या है। पाइथागोरस परिमेय जो होता है जरा समझिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथागोरस
प्रमेय जो होता है इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े होंगे, और ये 6-7 में भी पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे एक बार अच्छे ढंग से आपको बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उन्होंने कहा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि उन्होंने एक फॉर्मूला हमको मिला पाइथागोरस प्रमेय से, क्या? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो समझिएगा कि आपका त्रिकोणमिति का बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा आसानी से बन जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको ये फॉर्मूला जो है वो मुजबानी एकदम याद रहना जरूरी है। आपको बस एक याद रखिएगा, बाकी आगे का सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया, एक बार ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए, अगर हमको कहे कि केवल कर्ण निकालना हो तो अगर केवल कर्ण निकालना हो तो जरा समझिएगा, यहाँ पे कर्ण बराबर, ये जब स्क्वायर जो होता है ना, याद रखिएगा बराबर के दूसरे साइड जाता है। थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर स्क्वायर को बराबर के दूसरी ओर भेजते हैं तो वो रूट में बदल जाता है। फिर से सुनिएगा, अगर स्क्वायर को बराबर के दूसरी ओर भेजते हैं तो किस में बदलता है? रूट में बदलता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? कर्ण, तो इधर हो जाएगा रूट अंडर। रूट अंडर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, ध्यान दीजिएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पे जनरली फॉर्मूला मिल चुका है कर्ण का, कि कर्ण बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, एक ये फॉर्मूला मिल गया तो अब हम यहाँ से और सारा भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, जरा सोचिए। अगर हमको लंब निकालना हो तो हम लंब को यहाँ रखेंगे, आधार को बोलेंगे कि भाई तुम क्या करो, उधर जाओ, उधर यानी बराबर के उस साइड चले जाओ, हमको इधर अकेले छोड़ दो। अब लंब इधर अकेले बच जाएगा तो लंब का मान निकल जाएगा। तो जब ये भी पढ़े हैं आप कि जब हम लोग इधर ये प्लस में रहता है और बराबर के दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन क्या होता है? बदल जाता है। क्या होता है? तो अगर प्लस में है, अगर बराबर के दूसरी साइड में भेजिएगा तो वो माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में है, बराबर के दूसरी ओर भेजिएगा तो वो हो जाता है प्लस में। अगर वो गुना में है, दूसरी साइड यानी बराबर के दूसरी ओर भेजिएगा तो हो जाएगा भाग में। अगर भाग में है और बराबर के दूसरे साइड भेजिएगा तो बदल जाएगा गुना में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमको लंब का निकालना है तो आधार को क्या करेंगे? बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे, और यहाँ पे आधार जो है वो किस में है? प्लस में। तो जब ये दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा किस में? माइनस में। तो यहाँ हमको फॉर्मूला मिलेगा, जरा ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा किसका? तो आधार का स्क्वायर। यानी दूसरा फॉर्मूला हम लोग का, ये पहला फॉर्मूला था, अब हमको दूसरा फॉर्मूला मिल चुका है। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो फिर हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं। तो अगर स्क्वायर को क्या करें? दूसरी ओर भेज दें तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? बोलिए, लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। यानी हमको दो फॉर्मूला यहाँ पे निकल चुका है। पहला, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर हमने यहां से निकाला कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर हमने यहां से लंब का मान निकाला तो हमने आधार को कहां भेजा? दूसरी ओर भेजा, तो ये हो गया प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। तो हमारा फॉर्मूला मिला लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर हमने स्क्वायर को दूसरी ओर भेजा तो ये बदल गया रूट में, यानी लंब बराबर मिला रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम लोग तीसरा फॉर्मूला भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका निकाल सकते हैं। किसका? तो आधार का। अब बारी है किसका? आधार का। कि आधार का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे तो जरा समझिएगा। आधार का फॉर्मूला निकालना है तो इस पर आधार को यहां रखेंगे और लंब को कहां भेजेंगे? दूसरी ओर भेजेंगे। तो लंब भी किसमें है? प्लस में। तो आपको सर यहाँ तो प्लस दिख नहीं रहा है, तो कोई भी अगर नंबर है या कोई भी अंक है उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं नजर आए तो इसका मतलब होता है वो प्लस में है। तो लंब जो है वो किसमें? प्लस में।
अब बराबर के जब दूसरी ओर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो हमको इधर फॉर्मूला मिल जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम यहां से स्क्वायर को जब दूसरी ओर भेजेंगे तो आधार बराबर हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या मिला, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला मिला, यानी 3 फॉर्मूला हमें निकल चुका है। पहला याद रखिए कर्ण के स्क्वायर का, दूसरा लंब स्क्वायर का और तीसरा किसका, आधार स्क्वायर का। यानी अगर ये तीनों फॉर्मूला आपके पास रहेगा तो आपको 2 भुजा दी जाएगी, तो तीसरा भुजा आसानी से आप क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं हम लोग, आपको जो सिंबल बताए थे उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिएगा। हमने कहा था h मतलब क्या, कर्ण, तो h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने बोला p तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या कर दिए, हम लोग तीनों को एक साथ लिख दिए, एक जगह लिख दिए, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये था किसके बारे में, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज में हमने देखा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा कैसे निकालेंगे, लंब कैसे निकालेंगे और आधार कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय में हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास कम से कम 2 भुजा दी गई होगी। अगर 2 भुजा दी हुई होगी तो तीसरा भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं दिया रहेगा 2 भुजा में से, अगर एक ही भुजा दिया है तो हम लोग इस पर कभी भी भुजा का मान नहीं निकाल सकते। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल को समझिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको साफ कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दें, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। यहां मान लीजिए कि A है, ये B है और C है। अब यहाँ पे आपका मान दे दे, जैसे मान लीजिए कि AB का मान जो है वो दे दे 5 और BC का मान दे 4 और हमसे पूछे कि आप AC का मान बताइए। तो पहले ही हम बता दिए हैं कि जो तिरछा लाइन दिखेगा समझिएगा वो डायरेक्ट क्या है, कर्ण है। जैसे ही तिरछा दिखेगा तो समझिएगा वो कौन सी भुजा है, कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण जो है इसका मान दिया है कितना, 5। इसको क्या मानते हैं, आधार। तो आधार का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 4। क्या निकालना है, तो लंब, लंब बराबर वाट। यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, लंब का जो फॉर्मूला होता है वो बताएंगे। तो लंब का हमने पहले ही बता दिया है कि लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, आपको केवल मान को पुट करना है। इस रूटर का सिंबल देंगे, कर्ण के जगह पर कितना है, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। फिर बीच में किसका सिंबल है, माइनस का, तो माइनस। फिर हम वहां पे ला लेंगे आधार का मान, तो आधार कितना दिया है, 4, तो इसका स्क्वायर। अब फिर इसको स्क्वायर करने आता है आपको। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 घटाओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब बताइए 25 में से 16 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, 9। और रूट अंडर 9 और 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो आपको पता होगा कि रूट अंडर 9 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है, 3। अब कैसे, अब अभी समझ जाइएगा। अगर 9 है तो इसको गुणनखंड करिएगा, तो 3 गुना 3। और आपको मालूम है कि जब पेयर बनता है तो उसमें से एगो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो हमने को बाहर निकाल दिया, यानी हमारा लंब जो आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसको समझिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको कोई जिसमें किसी को दिक्कत, चलिए ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ब्लू और ब्लैक मार्कर यूज कीजिए।
जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अगर त्रिभुज है, उसमें आपको मान ली दे देते हैं कि कर्ण बराबर दे दे 13। चलिए कर्ण का निस्बत निकलवाते हैं आपसे। अगर मान लीजिए कि लंब का मान दे दे आपसे 12 और आधार जो है वो दे दे 5 और आपसे पूछे कि कर्ण का मान बताइए, कैसे निकालेंगे? तो चलो समझिए, फिर से हम लोग किसका एग्जांपल यानी फॉर्मूला याद करेंगे? कर्ण का। तो कर्ण का फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस किसका? तो आधार का स्क्वायर। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लोग बारी बारी से केवल मान रखना है। लंब का मान हमारे पास कितना है? 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब आसानी से बताइए 12 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? 144 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 169। और 169 जो है ये किसका वर्गमूल होता है? तो ये होता है 13 का। तो हमारा आंसर आ गया कितना? 13। तो इस तरह हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि हम लोग पाइथागोरस जो प्रमेय है इसके आधार पर अगर दो भुजा दी गई होगी समकोण त्रिभुज की, तो तीसरी भुजा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये था हम लोग का थोड़ा बहुत बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग इसको और ज्यादा अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसका जो होमवर्क होगा यानी इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो पीडीएफ के रूप में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग वीडियो के नीचे जाके क्या करिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। साथ ही साथ हम टेलीग्राम का वहां लिंक दे देंगे। आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग सेंड करिएगा और हम चेक करके आपको बताएंगे कि किनका सही है और किनका गलत है। वैसे हम लोग जो कवर किए उसमें आप लोग जल्दी से एक बार रिवीजन मार देते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े कि जो त्रिकोणमिति होता है इसका मतलब होता है 3 कोणों की माप। फिर हमने जाना कि जो त्रिभुज होता है उसमें 3 कोण होते हैं, इसलिए त्रिभुज की भी माप कह सकते हैं। त्रिकोणमिति का सबसे पहले ज्ञान जो था वो मिस्र और बेबीलोन के लोगों को था। फिर हमने त्रिभुज को भुजा के आधार पर बांटा 3 भाग में और कोण के आधार पर बांटा 3 भाग में। भुजा के आधार पर हमने बांटा समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोण के आधार पे हमने बांटा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और वहां बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर हमने कहा कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए हम लोग का आज का वीडियो इतना ही में रहने देते, इतना ही में अगले क्लास में और डिस्कस करेंगे। हाँ, हमारा कोड जरूर याद रखिएगा जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, SLS। यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।